Assalamu alaikum. Starting with the topic number 2 of chapter number 1, understanding the supply chain. It is a historical perspective and इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो डील करता है कि इनिशियली इस तरह से था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज एन कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था बहुत प्रीवियसली। रैपिड समझ लें इनटू 90s में जब बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं और इस तरह की जो फील्ड्स जो हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जब न्यू वेंचर्स इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद जो है पता चला है कि लोगों को इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से सप्लाई चेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। और इसी तरह से सप्लाई चेन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी कंपनी के समझ ले प्रॉफिटेबल होने में भी एंड किसी भी कंपनी के लॉस इफ़ेक्टिव होने में भी। इसी तरह से जब हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो इसके अंदर इन्होंने मेजरली इसको 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है which are sourcing, procurement and supply management. Second one is material management and third one is logistic and distribution. बेसिकली कहा यह जाता है कि ये तीनों डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्लाई चेन के पूरे कोर्स को जो है कवर करते हैं। एंड हिस्टोरिकली जब इस सब्जेक्ट पे इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं थी या इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था, उसके बाद जो है जब बिज़नेस में इनोवेशंस आनी स्टार्ट हुई हैं या जब डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली जब टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुई है उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं इनकी बेसिस पे इनको जज किया गया है एंड देन एक डिटेल स्टडी के बाद इसको एज एन कोर्स एज एन मेन स्पेशलाइजेशन के इंट्रोड्यूस कराया गया है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इधर जो 3 प्रिंसिपल इन्होंने बताए हुए हैं, सबसे पहले जो है सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट। ये बेसिकली रिलेट करता है आपने कहाँ से जो है वो जो आपका रॉ मटेरियल है या बेसिकली जो ऐसे फंक्शंस हैं कि आपने कहाँ से इनपुट लेना है, आपके कैश फ्लोज जो हैं कैश फ्लोज आउटफ्लोज और इन सारी चीज़ों की जो रिलेटेडनेस है वो रिलेट करती हैं आपके रॉ मटेरियल्स पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये रॉ मटेरियल आता है देन डिफरेंट उस पर प्रोसेस होते हैं देन आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स। तो इस वाले जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसके अंदर जो है सोर्सिंग का एंड इनबाउंड लॉजिस्टिक का, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, इन सारी चीज़ों के जो है एक इंटर रिलेटेड जो है समझ लें एरियाज़ जो हैं कवर होते हैं। एंड सप्लाई चेन को इन सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहा गया है जो कि एक डिटेल मतलब एनालिसिस है कि आपने कितना रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, किस तरह से मैनेज करना है एंड देन फिर आपने उसको रेडी करना है फॉर द सप्लाई। फिर आ जाता है मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, जैसे वेयर हाउसिंग कहाँ होंगी, आपने प्रोडक्शन किधर करनी है, कंट्रोल किस तरह से करना है, कितना मटेरियल जो है आपने कन्वर्ट करना है इनटू फिनिश गुड, कितना स्टॉक के लिए रखना है एंड सो ऑन। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से इन सारे जितने भी ये कह लें कि मेन स्ट्रीम्स हैं इसके ऊपर वर्किंग के बाद पता चला कि ये एक डिटेल कोर्स है। फिर आ जाता है लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये रिलेट करता है कि आपने गुड्स बना लिए हैं, अब उनको मार्केट तक लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड इनबाउंड है, आउटबाउंड है, आउटसाइड द कंट्री है, क्रॉस द कंट्री है, इनसाइड द कंट्री है, रिटेलर्स को पहुंचाना है, होलसेलर्स को पहुंचाना है, डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये सारे जो एक समझ लें वाइड एक पूरे जो हैं ये हैं जिसके अंदर एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में ये 3 डोमेन्स इन्होंने स्ट्रीम्स बता दी हैं कि सप्लाई चेन बेसिकली इन सब की स्टडी का नाम है इन डेप्थ। इसके बाद आ जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन। बेसिकली अगर आप देखें सप्लाई चेन जो है क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मैक्सिमाइज़ द ओवरऑल वैल्यू जनरेटेड। सप्लाई चेन जो है कस्टमर के से आप जो वैल्यू जनरेट करते हैं
उसके जो आउटकम्स होते हैं उसमें से आप माइनस कर देते हो सप्लाई चेन कॉस्ट को, देन आपको सप्लाई चेन सरप्लस होता है और वाइस वर्सा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि आप क्यों बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अगर आपकी सप्लाई चेन अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर होगी, देन आप कस्टमर की वैल्यू गेन कर लेंगे। एंड कस्टमर की वैल्यू गेन का मतलब होता है कि आपने अपने कस्टमर को क्या कर लिया, अपने पास रिटेन करके रख लिया, जिसकी मदद से क्या होता है कि आपने सप्लाई चेन जो सरप्लस है वो भी अचीव कर लिया। फिर इसमें आ जाता है कि एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें है कंज्यूमर सरप्लस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बेसिकली जो कंज्यूमर है वो जितना लेस पे करता है वो उसका सरप्लस में हो जाता है। लेकिन जो सप्लाई चेन सरप्लस है वो बेसिकली आप जो कस्टमर की वैल्यू रिटेन करते हैं उसमें से जब अपनी कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो वो आपका सप्लाई चेन सरप्लस होता है। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली थोड़ा सा वेरी भी करता है डिफरेंट टाइम्स पे या डिफरेंट उस पर और डिफरेंट सिचुएशंस पे, पर कंज्यूमर सरप्लस जस्ट जितनी भी कॉस्ट है उससे जितने कम में उसने ले लिया है वो उसके कंज्यूमर सरप्लस में जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो है एज एन सप्लाई चेन मैनेजर हमने सप्लाई चेन सरप्लस के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रखना होता है। इसी के वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन डिसीजंस। अगर आप लोग देखें तो सप्लाई चेन डिसीजंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वॉलमार्ट की, कि उसने जो है अपनी इस तरह की प्लानिंग की हुई है कि उसने अपनी एक तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको भी अचीव करना है, प्लस अपनी सप्लाई चेन जो डिसीजन है जो डिज़ाइन है उसको अप्रोप्रिएटली रखा हुआ है ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपने जितने भी आउटकम्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बना सकें। एक और एग्जांपल इन्होंने कोट की हुई है कि डेल ने जो है वो अपनी सप्लाई चेन का जो डिज़ाइन है उसको क्या किया था, रिवाइज़ किया था ड्यू टू दी चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर नीड्स। सो सप्लाई चेन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं और आप जो है बैकवर्ड ही हैं या आप अपने प्रोडक्ट अपनी सप्लाई चेन में बेसिकली कोई एडवांसमेंट नहीं लेकर आ रहे हैं, देन आप अपने कंपेटिटर को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इवन आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रेफर ही उन्हें देते हैं जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा ईज़िली जो है अवेलेबल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं, प्लस उनका टाइम भी सेव हो। सो ये सारे डिसीजंस जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम इन्हें निगलेक्ट कर देंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें जो है वो क्या होगा, नुकसान होगा। इसी तरह से सेकंड पेज पे इन्होंने यही बातें बताई हुई हैं, डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। एक 7-Eleven जापान की कंपनी है जिसका सप्लाई चेन डिज़ाइन जो है एंड जो इसकी प्लानिंग एंड टूल्स एंड टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए हैं कि प्रॉफिटेबल उनकी मार्केट जो है वो हमेशा रही है। इसी तरह से आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना होता है रिस्पॉन्स टाइप पे, रिप्लेनिशमेंट टाइप पे। आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होने से लेके आपने जो उसको मार्केट में पहुँचाना है उस तक आपने किन किन एक तो चीज़ों को देखना होता है। दूसरा आपने ये भी देखना होता है कि आपने किस तरह से कम्पैक्ट करना है चेंजिंग टेक्नोलॉजी को, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को, इन सारी चीज़ों को किस किस तरह से लेके चलना है। प्लस कम्पेटिटिव स्ट्रेटजी और अपनी जो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल इस तरह से रखनी है कि आपने उसमें ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है एक तो अपने कस्टमर्स को, दूसरा आपने इनकॉर्पोरेट करना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। क्योंकि अगर आप अपने कंपेटिटर्स को इग्नोर करेंगे, कस्टमर्स को इग्नोर करेंगे, देन आपका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने 2-3 और एग्जांपल्स को कोट किया हुआ है। डेल की एग्जांपल दी हुई है कि पहले जो है डेल डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुँचाता था, B2B के थ्रू जो है काम कर रहा था। देन उन्होंने रिवाइज़ किया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए अपने डिज़ाइनिंग अपने सप्लाई चेन डिज़ाइन को भी चेंज किया। देन दोनों तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू की। फिर एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ उसने अपनी सप्लाई चेन के भी जो स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज़ किया और इसी तरह से कम बैक किया इनटू द मार्केट।